Hello everyone, welcome to Nishan's online digital platform. Today we are going to discuss remaining part of class 12 CBSE P3 paper. Okay. So first question अपन ने किया था. Next question is, in a series LCR circuit obtain the condition under which the impedance of the circuit is minimum. ये नहीं अपन ने कौन सा what is displacement current, ये first question किया था. अब first question है तो second question है what is the difference in the construction of a astronomical telescope and a compound microscope. दोनों में अपने को डिफरेंस बताना है. अपने को पता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्मॉल साइज होता है और जो आईपीस होता है वो लार्ज साइज का होता है. तो जो आईपीस होता है वो लार्ज साइज होता है. ऑब्जेक्ट जो प्लेस होता है वो अगर बात करूंगा तो नियरर टू फोकस होता है. आई बात समझ में, जिससे लाइट रेज जाती है. और अगर टेलीस्कोप की अगर बात करें तो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लार्ज साइज होता है और आईपीस स्मॉल साइज होता है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट नियरर प्लेस्ड होता है लेकिन यहाँ पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है. डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट रेज आती है. क्या आती है? पैरेलल लाइट रेज विच इज आर नॉट पैरेलल टू which is are not parallel to principal axis. These are parallel to each other. तो यहाँ पे अगर बात तो पैरेलल रेज आती है जो कहाँ पे फोकल प्लेन में कन्वर्ज होती है. एंड दिस इमेज बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 1.25 एंड 5.5 सेंटीमीटर. ये आईपीस की फोकल लेंथ है, वो ऑब्जेक्ट की. Find the position of the object relative to the objective in the order to obtain an angular magnification of 30. अच्छा, एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है? माइनस वी नॉट डिवाइड बाय यू नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई. तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है? एंगुलर मैग्निफिकेशन इज 30. एंगुलर मैग्निफिकेशन 30 है तो माइनस का वी नॉट डिवाइड बाय यू नॉट 1 प्लस डी की वैल्यू 25 और फोकल लेंथ आईपीस की कितनी है? 5. तो यहाँ पे 5 हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर बात करूंगा तो कितना 5 टाइम तो 6 हो जाएगा. तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे अगर बात करूं 6 ये इधर चला जाएगा नीचे तो 30 डिवाइड बाय 6 तो माइनस वी नॉट डिवाइड बाय यू नॉट 30 डिवाइड बाय 6 तो कितना हो जाएगा 5. तो यू नॉट वी नॉट इज व्हाट? माइनस का 5 यू नॉट. ये आ गया अपने पास में. अपने से क्या पूछा है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछिए. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए अगर मैं ऑब्जेक्टिव, अच्छा क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो 1 अपॉन फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो दिस इज एफ नॉट. जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है विच इज वी नॉट, वी नॉट जो है माइनस का 5 यू नॉट है. लेकिन माइनस का 5 यू नॉट है, वैल्यू डालेंगे तो अपने को पता है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट से इमेज बनती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो अगर बात करूंगा तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में बनता है. इमेज कहाँ बनता है? इस डायरेक्शन में बनता है. जब यहाँ पे इमेज बनेगा तो वी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी. तो यहाँ पे अगर बात करूं पॉजिटिव वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव. तो यहाँ पे अगर बात करूंगा तो 1 अपॉन 5 यू नॉट माइनस, और यहाँ पे यू नोट का जो वैल्यू है, यू नोट का वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो साइन कन्वेंशन से यू नोट जो होगा वो, अच्छा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में तो डायरेक्ट अपन यूज में ले सकते हैं. तो यू नोट जो होगा नेगेटिव होगा तो माइनस का 1 अपॉन प्लस का यू नोट. फिर अपन को इसका में माइनस हटाना पड़ेगा अगर अपन वैल्यू नहीं डाल रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव लेनी है अपने को उसकी. वी नोट की वैल्यू तो पॉजिटिव आनी चाहिए तो यहाँ पर नेगेटिव आ रही है तो फॉर्मूले में, फॉर्मूले की वजह से नेगेटिव है. तो 1 अपॉन 5 यू नॉट और यू नॉट तो कितना हो जाएगा? 5 यू नॉट. एलसीएम में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 और यहाँ पे यू नॉट है तो कितना हो जाएगा? 5 और ये 1 अपॉन एफ नॉट. तो व्हाट इज एफ नॉट? एफ नॉट इज 1.25 1.25 बिकॉज 6 5 यू नॉट. तो यू नॉट इज व्हाट? 6 बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 तो ये 100 हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा? 25 टाइम्स. 25 तो 4 टाइम्स तो 3/2 मतलब 1.5 इज द राइट आंसर. अपने से क्या पूछा था? अपने से पूछा गया था फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो 1.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है. दिस इज द डायग्राम फॉर ट्रांसफॉर्मर. दिस इज द कोर.
पावर स्टेशन है, दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये अगर बात करूँ सिटी में जो जनरेटिंग स्टेशन से लेकर सिटी तक जो भी प्रोसेस होता है ट्रांसफार्मर है, जिसमें पहले अपन पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, फिर अपने को जब हाउस होल्ड में अगर रिक्वायर्ड होगा तो उस केस में अगर बात करूं अपन क्या करते हैं, पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि हमें 220 वोल्ट रिक्वायर्ड है, तो फिर अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी यूज में लेते हैं सिटी सब स्टेशन पे, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन का डायग्राम है, आगे पढ़ते हैं, और ये उसके बारे में है कि लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह ये सब। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अपने को बताना है। एनर्जी इज क्रिएटेड व्हेन अ ट्रांसफर स्टेप अप द वोल्टेज। एनर्जी क्रिएटेड, एनर्जी का कोई वो नहीं है, अपन ने बार पढ़ा भी नहीं है। स्टेप अप द वोल्टेज, वोल्टेज को बढ़ा रहे तो एनर्जी बनती है, नहीं एनर्जी नहीं बनती है, आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन होता है। द ट्रांसफार्मर इज डिजाइन टू कन्वर्ट एन एसी वोल्टेज टू डीसी, नहीं वो रेक्टिफायर करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर ऑफ ट्रांसमिशन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीज द एसी वोल्टेज, तो स्टेप डाउन जो होगा वो एसी वोल्टेज को डिक्रीज करता है, तो डी इज द राइट आंसर। If the secondary coil has a greater number of turns than the primary, अच्छा सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, दिस इज सेकेंडरी और दिस इज प्राइमरी, तो नंबर ऑफ टर्न जो है वो सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है और प्राइमरी में कम है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज हायर देन टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ऐसा गिवन है। द वोल्टेज स्टेप डाउन, वोल्टेज जो है स्टेप डाउन होगा, एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, नो स्टेप अप होगा, तो ये क्या ऑप्शन है, द वोल्टेज स्टेप्ड अप, Vs पोटेंशियल जो है सेकेंडरी का, एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए स्टेप अप, ए राइट आंसर है, चेक ही नहीं करना है दूसरे। वी नीड टू स्टेप अप द वोल्टेज, वही है सही में, द करंट इज रिड्यूस सॉरी, वी नीड टू स्टेप अप द वोल्टेज फॉर पावर ट्रांसमिशन सो दैट, अपन को क्या करते हैं जब ट्रांसमिशन करते हैं तो अपने को पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ता है। द करंट इज रिड्यूस एंड द कॉन्सिक्वेंटली द एनर्जी लॉस इज कट डाउन, करंट इज रिड्यूस, जब अपन क्या करेंगे जब पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो ए इज द राइट आंसर। द वोल्टेज इंक्रीज एंड पावर लॉसेज आल्सो इंक्रीज, वोल्टेज इंक्रीज होगा नहीं क्योंकि स्टेप अप द वोल्टेज फॉर पावर ट्रांसमिशन इंक्रीज, द पावर लॉसेज आर आल्सो इंक्रीज, पावर लॉसेज को इंक्रीज करने के लिए नहीं करते हैं। द पावर इज इंक्रीज बिफोर ट्रांसमिशन इज डन, the voltage is decreases so V2 by R losses are reduced, ये सब गलत है, बाकी वो वाला आंसर सही है। A power transmission line feeds input power at 2300 volt to a step down transformer with the primary winding having 4000 turns. The number of turns in the secondary in the order to get output power is at 230 volt. मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बताने अपने को पता है, तो क्या हुआ E1 by E2 which is N1 by N2, इसके इक्वल होता है। E1 is what 2300, E2 जो है बाद में पोटेंशियल कितना हो गया 230 वोल्ट, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितने हैं 4000, कितना था 4000 2000 4000 टर्न्स, तो ये 4000 है। N2 की वैल्यू हमसे पूछी है तो 230 कैंसिल हो 0 से 0, तो N2 is what 400 टर्न्स, कितने हो जाएंगे 400 टर्न्स, दिस इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ई पे आगे, द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज 200 टर्न्स एंड द सेकेंडरी कॉइल हैज 1000 टर्न्स। प्राइमरी कॉइल के पास में 200 टर्न्स है, सेकेंडरी कॉइल के पास में 1000 टर्न्स। इफ द पावर आउटपुट फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल एट 1000 वोल्ट इज 9 किलोवाट, कैलकुलेट द प्राइमरी वोल्टेज। अच्छा प्राइमरी वोल्टेज पूछा है अपने से, तो E1 by E2 इक्वल टू N1 by N2, प्राइमरी वोल्टेज EMF पूछा है तो N1 by N2 मल्टीप्लाइड बाय E2। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज 200 टर्न्स, सो 200 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, द सेकेंडरी कॉइल हैज 1000 टर्न्स, 1000 टर्न्स, और सेकेंडरी का जो पोटेंशियल है वो कितना है 1000 है, सेकेंडरी कॉइल एट 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट है पोटेंशियल, आउटपुट फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल एट 1000 वोल्ट, तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 200 आई बात से वोल्ट का EMF आ जाएगा। EMF अगर आ गया है तो पावर का फॉर्मूला, द प्राइमरी वोल्टेज, अच्छा प्राइमरी वोल्टेज अपने से पूछा है तो ये दिस इज द आंसर 200 वोल्ट।
the heat loss in the primary coil if the resistance of the primary is this. Efficiency of the transformer, efficiency 90% है, तो नीटा percentage is what? P out डिवाइड बाय P in मल्टीप्लाइड बाय 100, तो नीटा परसेंटेज जो हो जाएगा वो 90%, तो 90 P out. अब P out जो है वो कितना है? आउटपुट फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल एट 1000 वोल्ट इज 9 किलोवाट, तो P out इज 9 किलो मतलब 1000 वॉट, और P in जो है वो हमसे पूछा गया है, तो P in मल्टी मतलब पूछा नहीं है लेकिन P in लिख सकते हैं अपन, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P in ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P in क्या हो जाएगा? आई बात से 10⁴ वॉट, तो P in की इनपुट पावर की वैल्यू अपने पास में आ गई। अपने से एनर्जी लॉस पूछा है, तो उस केस में अगर बात करूंगा तो एनर्जी लॉस क्या होगा? एनर्जी लॉस की अगर बात करूं तो यहाँ पे पोटेंशियल मतलब पावर की वैल्यू आ चुकी है। सेकेंडरी में अगर बात करूं अपन ईएमएफ कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अपन करंट निकाल सकते हैं, तो P in क्या हो जाएगा? E in मतलब प्राइमरी मल्टीप्लाइड बाय आई प्राइमरी, तो आई प्राइमरी अगर मैं बात करूं तो P in विच इज इनपुट पावर डिवाइड बाय ईएमएफ, ईएमएफ इज 200, तो ये 10⁴ डिवाइड बाय 200 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आई बात से 100 रहेगा, तो 100 रहेगा तो 50 हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू 50 एम्पियर हो जाएगी। कितना हो जाएगा करंट का वैल्यू? 50 एम्पियर। अपने से हीट लॉस पूछा है, तो हीट लॉस क्या होता है? I² RT, H इक्वल्स टू I², I² कितना है? 50 का स्क्वायर 2500, R की वैल्यू कितनी गिवन है? वैल्यू ऑफ R इज 0.2 ओम, तो दिस इज 0.2, और T की वैल्यू क्या है? The transformer 90% है, the heat loss of the primary coil if the resistance of the primary is this, टाइम की वैल्यू गिवन नहीं है, तो पर यूनिट सेकंड निकाल लेते हैं अपन। पर यूनिट टाइम तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 एक 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा? 500। आई बात सुन 500 जूल पर सेकेंड, समझे नहीं समझे? कितना हो जाएगा? 500 जूल पर second. Okay, next one is give some disadvantage of the transmitting AC over a long distance at low voltage and the high current. अच्छा, हाई करंट होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा, लो वोल्टेज होगा तो वोल्टेज ड्रॉप अगर मान लो वायर पे यहाँ ज्यादा होगा, स्टार्टिंग में अगर ज्यादा होगा वोल्टेज ड्रॉप, तो उस केस में वहां पे अपने को कम वोल्टेज मिलेगा। समझे नहीं समझे? जहां पे अपने को रिजल्ट लेना है, जहां पे अपने को आउटपुट लेना है, या फिर अपने को आई बात सुनने पोटेंशियल वगैरह एक्सेप्ट करने हैं, एक्सेप्टर जो होते हैं। समझे नहीं समझे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड हेंस ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टेड इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अच्छा, ये अपने को रिलेट करना है। ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन अपने को बताना है, तो दिस इज अ ग्लास प्रिज्म, दिस इज अ ग्लास प्रिज्म। अब इस ग्लास प्रिज्म का ये एंगल जो होगा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं अपन, तो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो डायरेक्शन नहीं होती। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो लाइट का डायरेक्शन जब रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो बेंडिंग इस तरीके से होगी। अब यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ होगा तो लाइट जानी ऐसी चाहिए थी लेकिन इधर बेंड होगी, तो फाइनली लाइट को जाना ऐसा था लेकिन ऐसे चलेगी, इसका मतलब इतने एंगल पे वो डेविएट होगी, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। इसको मैं O और इसको O डैश बोल देता हूं, इसको P और इसको Q बोल देता हूं। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस I, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट रे और नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको मैं R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अपने पास I है लेकिन इसको R2, दिस इज R2, and this is angle of refraction for this surface, so this is E, angle of emergence. If this is I, then total this is I, so if we calculate this value, then this is I minus R1, and this is Q, this is also Q, so Q minus R2, this is Q minus R2. Okay, अभी क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं अपन, दिस, इसको मैं ए पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देता APOQ। APOQ में अगर बात करो एंगल है
प्लस ऐसे ही लिख देते नॉर्मल एंगल ए प्लस दिस एंगल, दिस इज 90 प्लस दिस एंगल, एंगल POQ, एंगल POQ प्लस दिस इज 90, टोटल कितना हो जाएगा 360, 90 इधर आएंगे तो A प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, इन दिस ट्राइंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल POQ इज ऑल्सो 180 डिग्री. ये तीनों एंगल का सम 180 होगा. तो यहां पर देखो POQ आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहाँ 180 यहाँ पे 180, तो कंपेयर करें तो A विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2. डन. इसमें आ जाओ. इन दिस ट्राइंगल दिस एंड दिस आर इंटरनल एंगल्स एंड दिस इज एन एक्सटर्नल एंगल. तो एक एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होगा, दो इंटरनल के इक्वल होगा, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2. तो डेल इज व्हाट, I प्लस E माइनस कॉमन ले लेता हूं तो R1 प्लस R2. तो डेल इज I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 का ये लिख सकते हैं. दिस इज ए, कोई दिक्कत? ये हो गया. अब मिनिमम डेविएशन के लिए इसके लिए कर्व आता है किस किसके बीच में, एंगल ऑफ डेविएशन में, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस. इस टाइप से कर्व आता है. तो ये जब कर्व आता है तो इस वाले पे जब I और E की वैल्यू सेम होती है तो जो डेल होता है वो डेल मिनिमम होता है. सो फॉर मिनिमम डेविएशन डेल बिकम्स डेल मिनी. डेल क्या हो जाएगा, डेल क्या हो जाएगा, डेल मिनी. और I और E आपस में इक्वल हो जाएंगे एंड R1 एंड R2 विल ऑल्सो बी इक्वल विच इज R. तो डेल मिनी I यहां पे पुट कर रहा हूं, I प्लस E इक्वल है तो I प्लस I 2I कर देता हूं, माइनस का A हो जाएगा. तो I अगर निकालना चाहूं तो इधर आ जाएगा, डेल मिनी प्लस A बाय 2. इससे अगर मैं R निकालना चाहूं तो A क्या है, R1 प्लस R2. तो दिस इज R प्लस R. तो 2R इक्वल्स टू A, तो R इक्वल्स टू A बाय 2. अब इसको मैं स्नेल्स लॉ में पुट करता हूं. स्नेल्स लॉ इज व्हाट, μ1 sin I μ2 sin R. I and R is are small angle, तो μ1 I इक्वल्स टू μ2 R. μ1 I की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, I की जगह पे डाल रहा हूं डेल मिनी प्लस A बाय 2 μ2 R. R की जगह पे क्या लिख सकता हूं, A बाय 2, 2 से 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो डेल मिनी प्लस A, ये क्रॉस हो जाएगा तो μ2 बाय μ1 मतलब μ2 1, और यहाँ पे A. तो डेल मिनी μ2 1 A, इधर क्रॉस होगा तो माइनस मतलब उधर ट्रांसफर होगा तो A. तो डेल मिनी इज व्हाट, μ2 1 minus 1 multiplied by A. This is the relation between angle of deviation and refractive index. Okay, next question पे आते हैं. Next question is give some properties of electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक तो चार्जलेस होती है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर चलता है. इन ये अगर बात करूंगा तो इसमें कुछ वेव्स होती है जैसे रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, आई भाषण में इंफ्रारेड, विजिबल, एक्स और गामा. ये सब जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन होता है या उसका रेडिएशन स्पेक्ट्रम होता है. समझे नहीं समझे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं करती है. आई बात से लाइट की वेलोसिटी चलती है. ये सारे एग्जांपल्स हैं. हाउ आर माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस. माइक्रोवेव एक स्पेशल टाइप की ट्यूब में आई बात से मैग्नेट्रॉन नाम से जो ट्यूब होती है उसके अंदर प्रोड्यूस की जाती है. Why is the necessary in microwaves of one to select the frequency of microwaves to match the resonant frequency? क्यों resonant frequency से मैच कराते हैं of motor molecule? ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपने को एनर्जी मिल सके. Write two important uses of micro infrared waves. इंफ्रारेड वेव्स की अपने को 2 इंपॉर्टेंट यूजेस बताने. तो इंफ्रारेड रेज एक तो टीवी एसी के रिमोट में जो रेज आती है
हाउस होल्ड अप्लायंसेज में, उनमें काम आती है। दूसरा अगर बात तो इंफ्रारेड रेज जो होती है वो अगर बात करूंगा तो वॉर के टाइम पे आई बात समझ फोग वगैरह को पेनिट्रेट करने के काम आती है। आई बात समझ में, जो उनको आई बात समझ फोग वगैरह के टाइम पे जो भी एनिमी मिसाइल से या फिर जो भी एनिमी जो भी चीजें टैंक्स वगैरह उनको ऑब्जर्व करने के लिए जो भी डिवाइसेस यूज में आती है उनमें इंफ्रारेड यूज को रेज का अपन यूज ले लेते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे खत्म हो गया। इस लेक्चर में अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी जो भी पेपर होगा वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए निशान क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।